नमस्कार मित्रों, माँ सरस्वती आपके चरणों में सादर प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं एचपीएस एजुटेक। इस चैनल पर मैं हनुमान सोनी सूर्य नगरी जोधपुर से आपका तह दिल से स्वागत करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी मेहनत कर रहे होंगे। और साथियों, जो सपना आपने देखा है नींद में नहीं, खुली आंखों से, उस सपने को साकार करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं यही उम्मीद करूंगा साथियों कि आप लगातार मेहनत करें, अपने सपने को साकार करें, दुनिया के पीछे ना जाएं। साथियों, मुझे पता है ये पढ़ाई एक सेक्टर ही ऐसा है जिसमें दुनिया खुद भले ही कुछ भी ना करती हो, लेकिन एक ऐसे टोंट लगाती है जैसे मान लो उसकी औलाद तो कुछ और कर रही है। तो मुझे पता है, मैं आपको लाइव कह रहा हूं ऑनलाइन पर कि आप दुनिया का कहना ना माने, अपने मन की सुने, अपने मेहनत करें स्वयं। साथियों, दुनिया के पीछे अगर चले गए तो आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए अपनी मेहनत करें। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, और आज हमारे भारत का 73वां गणतंत्र दिवस है। उस गणतंत्र दिवस पर इस एचपीएस एजुटेक परिवार, ये आपका ही चैनल है भाइयों, इस चैनल पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक छोटी सी जानकारी आपके सामने रख रहा हूं साथियों। 73वां गणतंत्र दिवस, आज हमारा क्या है, रिपब्लिक डे। साथियों, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं अपन। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक छोटी सी जानकारी आपको सामने रख रहा हूं। फिर अपन सिंधु घाटी सभ्यता वाला तीसरा पार्ट आज करेंगे। मैंने पहले दिन ही आपको बताया भाइयों कि पीसीएस की तैयारी करते हैं वो सभी भाई बहन जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई 4-5 घंटे का टॉपिक नहीं है। सही तरीके से इसको पढ़ेंगे तो कम से कम 7-8 घंटे तो लगेंगे। फिर भी मैं आपको 2-3-4 घंटों में देने का प्रयास कर रहा हूं। आज तीसरा चैप्टर आएगा और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाइयों, पहले वाले वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। आप YouTube के किसी भी चैनल पर देख लेना, इतनी जानकारी और इतनी मेहनत से आपके सामने कोई नहीं रखेगा, आप देख लेना भलाई। तो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस साथियों, गणतंत्र का मतलब होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक, जिसे अपन राष्ट्रपति कहते हैं, देश का प्रथम नागरिक कहते हैं उसको। वो राष्ट्रपति जो है वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होते हैं, भले ही वे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, उसे कहते हैं गणतंत्र। अब साथियों, दूसरी बात, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और इन राष्ट्रपति जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने शपथ ग्रहण करके अपना पद ग्रहण किया, इसलिए इसी दिन से गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो गई थी। फिर साथियों, 26 जनवरी को क्यों हुई तो सुनना। 26 जनवरी 1930 को, यह एक छोटी सी जानकारी है जो हर भाई को पता होनी चाहिए। 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, रावी नदी के तट पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा है। लाहौर आज पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है भाइयों। तो वहां पर जो है ये अधिवेशन हो रहा था, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने साथियों रात को एक तिरंगा ध्वज फहराया और भाषण दिया था, स्पीच। उसमें उन्होंने कहा कि देश की आधी से अधिक जनता सो रही है और हम जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। सामान्य रूप में इसी 26 जनवरी की एक पहचान बन गई। तो हमारा जो भारत का संविधान निर्माण हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था, और इसी दिन से 16 अनुच्छेद, कहीं पर आपको 15 भी मिलेगा, लागू हुआ। तो आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, लेकिन इस 26 जनवरी की तारीख को यादगार रखने के लिए गणतंत्र दिवस जो है, पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। बस इतना ध्यान रखें भाइयों। चलो अब अपन आगे बात करें, सुनिएगा। हम पढ़ रहे थे भाइयों सिंधु घाटी सभ्यता, आप ईमानदारी के साथ में उसको पूरा देखें, नोट्स बनाएं अच्छी तरीके से। और साथियों, एक बार में समझ में नहीं आई, 2 बार में आए, अगर आपको मेहनत पसंद आए तो एचपीएस एजुटेक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 अपन विशेषताएं पढ़ रहे थे। तो कल हमने नगरीय नियोजन की विशेषताओं के बारे में बात की थी, सुनिएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बात अपन कहते हैं नगरीय सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर जो था वो 2 भागों में विभाजित था। एक साथ आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, पश्चिमी नगर को दुर्ग के नाम से जानते थे भाइयों। पश्चिमी नगर दुर्ग था, यह सामान्य आवास बस्ती वाला क्षेत्र था, ध्यान रखना, सामान्य बस्ती थी।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से दो बैरकनुमा आवास मिले हैं इस निचले टिल्ले में। आपसे वहां सवाल पूछ लेगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से दो बैरकनुमा आवास। बैरकनुमा की बात करूं तो आज अपन सामान्य रूप में गंदी बस्तियों में दोस्तों झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई होती है, इस प्रकार के जो बैरकनुमा आवास है वो पूर्वी टिल्ले में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बैरकनुमा आवास की बात होती है। इसमें दोस्तों देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था वो 4 भागों में विभक्त था। कौन कौन से भाग थे साथियों? आवास पर ज्यादा ध्यान दें। व्यापारी, विद्वान, योद्धा व श्रमिक, इन 4 भागों में विभाजित था। दोस्तों न तो कोई वर्ण व्यवस्था थी न जाति व्यवस्था, सभी समान रूप से थे। उचित समतावादी पद्धति थी, उचित समतावादी। तो बताया जा रहा है कि यहां पर जो शासन था सामान्य रूप में वणिक वर्ग का बताया जाता है, और वणिक नाम लिया है व्यापारियों से, जिसको आज अपन बढ़िया कहते हैं। तो शासन जो है या तो व्यापारी वर्ग या वणिक, एक ही चीज है, वणिक वर्ग कर रहे होंगे, या जो है पुरोहित वर्ग, जिनमें अपन विद्वान व्यक्तियों में शामिल करते हैं। मूर्ति प्राप्त हुई है पुरोहित की, उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि पुरोहित वर्ग कर रहे होंगे। तो यह जो शासकीय लोग जो है साथियों इस पश्चिमी दुर्ग में, टीला जो दुर्ग कहते हैं, इसमें निवास करता था। और आपको पता है जहां पर राजा रहता है, हालांकि यह कोई राजा नहीं था, यह राजा नहीं था, ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो से जनतंत्रात्मक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, राजतंत्र की कई बात ही नहीं होती। तो यह कोई राजा नहीं था, लेकिन जो शासकीय वर्ग यहां पर निवास कर रहे थे, तो इस शासकीय वर्ग की दोस्तों इस टिल्ले की यहां पर रहते, तो इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी, सुरक्षा दीवार। तो यह जो है प्रत्येक नगर में पश्चिमी दुर्ग की होती थी। एकमात्र अपवाद है कालीबंगा, जिसमें दोनों ही टिल्ले, पश्चिमी टिल्ला और पूर्वी टिल्ला, दोनों ही टिल्ले जो है सुरक्षा दीवार की भांति घिरे हुए थे। कालीबंगा आप याद रखिएगा। दूसरी बात जो है साथियों, यह जो है पश्चिमी टिल्ला जो है एकमात्र ऐसा नगर है साथियों लोथल, जहां पर नगर के विभाजन के कोई प्रमाण नहीं मिलते। बाकी सभी स्थानों पर नगर का विभाजन किया गया था 2 भागों में। एक साथियों एकमात्र अपवाद है धोलावीरा, और धोलावीरा में ध्यान रखना नगर के 3 भाग मिलते हैं। सामान्य रूप में क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी नगर जो ये दुर्ग है, इसमें शासकीय वर्ग और उनके रिश्तेदार वगैरह रहते थे। लेकिन इस धोलावीरा में यह शासकीय वर्ग के अलावा ये रिश्तेदार वगैरह जो है इस मध्यम वर्ग में रहते थे। तो पश्चिमी टिल्ला और इस मध्यम वर्ग, इन दोनों की ही सुरक्षा दीवार धोलावीरा में की गई थी। कंसेप्ट किधर हो गया, एक एक लाइन को समझे भाइयों। चलिए अब देखिएगा, यहां पर जो शहर बसे हुए थे ऐसे चौक समकोण आयताकार रूप में बसे हुए थे। सड़कों के किनारे, सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो नगर आयताकार रूप में बसे हुए थे। नगरों पर जो मकान बने हुए थे साथियों सड़कों पर, उनके किनारे पीछे की तरफ इनके दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, सड़कों पर नहीं खुलते थे। यह ध्यान रखना अपवाद है एकमात्र लोथल का, जहां पर क्या है सड़कों पर दरवाजे खुलते थे। और सभी नगरों में घरों में प्राइवेट रूप में अपने स्वयं के घर में शौचालय बने हुए थे साथियों। सार्वजनिक शौचालय का कई प्रमाण नहीं मिलता है। इन शौचालयों का जो गंदा पानी था उस निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी, और नालियों का जो ये पानी होता वो कुओं के पास में छोड़ दिया जाता। यह थोड़ा सा एक दोष बता सकते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता में। साथियों इस नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली को देखकर अपन ऐसा कह सकते हैं कि वहां पर कोई न कोई स्थानीय प्रशासन भी रहा होगा। एक पीसीएस वालों को यह थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर कोई स्थानीय प्रशासन रहा होगा। जल निकासी प्रणाली के लिए जो नालियां होती भाइयों वो ईंटों से बनी हुई थी और ढकी भी जाती थी, कहीं पर लकड़ी से कहीं पर ईंटों से ढकी जाती थी। यह भी आप ध्यान रखना। यह जो शौचालयों का पानी होता इनको नालियों के माध्यम से गड्ढों में उतार दिया जाता, और वो गड्ढे पानी को सोख लेते थे, इसलिए इसको सोखता गड्ढे या सोखता प्रणाली भी कहा गया। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अब देखो, एक दोस्तों चनहुदड़ो ऐसा नगर है, सिंध पाकिस्तान में है चनहुदड़ो। यह क्या है, चनहुदड़ो जो है ना, यहां पर इस दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते। चनहुदड़ो ऐसा इस तरह जहां पर दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यह अपवादित शहर जो है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है साथियों अपन जो है बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। यह तो हुई नगर नियोजन की प्रणाली। जल निकासी प्रणाली के लिए धोलावीरा, उचित जल प्रबंधन के लिए धोलावीरा शहर प्रसिद्ध रहा था। यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो आगे साथियों, व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार 3 प्रकार का था। स्थानीय व्यापार,
और साथियों अंतर प्रादेशिक, दूसरा है प्रादेशिक यानी अपने ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रादेशिक व्यापार, और तीसरा है विदेशी व्यापार, विदेशों से भी व्यापार होता था विदेशी। स्थानीय व्यापार क्या है दोस्तों, अपने ही नगरों में 7 दिन की हटवाड़े की तरह खाद्यान्न सामग्री इधर उधर एक दूसरे को लेने के लिए यह व्यापार होता था। अंतर प्रादेशिक व्यापार क्या है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या एक नगर से दूसरे नगर में कुछ कीमती वस्तुएं इधर से उधर व्यापार होती थी। जैसे अपन बात कर सकते हैं हम चांदी जो है अफगानिस्तान बदकसा क्षेत्र से या अपन ऐसे कह सकते हैं बलूचिस्तान प्रांत से मंगवाई जाती थी, लकड़ी कश्मीर से मंगवाई जाती थी। इसी प्रकार हमारा तांबा जो है गंगेरिया मध्य प्रदेश, खेतड़ी गणेश्वर सीकर वहां से आता था। सोना जो है कोलार की खान कर्नाटक से आता था। इस प्रकार जो है व्यापार जो है प्रादेशिक भी था। और वैश्विक व्यापार विदेशी व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सुमेरियन इनसे ज्यादा संबंध रखती थी। तो साथियों मेसोपोटामियाई सभ्यता या के साथ व्यापार होता था। इनसे पता कैसे चलता है, जैसे इस सभ्यता की जो मोहरें थी वो बेलनाकार थी, तो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, उनसे भी अपन को पता चलता है। ध्यान रखना विदेशी व्यापार का दोस्तों प्रमाण है, एक हमारे पास में एक लेख है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सरगोन का लेख, सरगोन का लेख अभिलेख है लेख। इसे मितानवी शासकों ने जारी किया, तो इसे मितानवी लेख भी कहते हैं, वो भी अपना थोड़ा ध्यान रखना, मितानवी लेख। साथियों ये जो सरगोन का जो लेख है, इस लेख में लिखा हुआ है कि मेलुहा के लोग दिलमुन व बहरीन से होते हुए व्यापार के लिए यहां आते थे। यह साथियों सीरिया में मिला है लेख। इस और सरगोन जो है सीरिया के एक राजा थे, सरगोन सीरिया के एक राजा थे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह 2350 के आसपास का है, ध्यान रखना। तो इस सरगोन के लेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ, मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ। ध्यान रखना मेलुआ। आपको मेरी आवाज थोड़ी तेज लग रही होगी, थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही होगी साथियों, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि एक छोटा वीडियो दोस्तों जो है छोटे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाए। बड़े वीडियो में अपलोडिंग होने में समय लगता है, आप देख पा रहे होंगे हर रोज का एक ही वीडियो अपलोडिंग होता है, इतना समय नहीं मिल पा रहा। ऑफलाइन में भी हम खड़े रहते हैं तो इतना समय नहीं मिल पा रहा, फिर भी कोशिश करता हूं मेरे भाई बहनों को कुछ न कुछ दिया जाए। तो साथियों मेलुआ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त शब्द है। दिलमुन व बहरीन जो है, दिलमुन का मतलब है मोतियों का द्वीप। आज जो है साथियों यह एक मोतियों का द्वीप यानी आज का दिलमुन जो है, बहरीन को यह बहरीन द्वीप को कहा गया। माकन का मतलब होता है ओमान तट या मकरान का तट, जो पाकिस्तान और ईरान के मध्य में तट है, यहां से होते हुए सीरिया के लिए व्यापार के लिए आते थे साथियों। सीरिया का मतलब आज ये साथियों में इराक ईरान के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। चलिए अब देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं व्यापार में, तो व्यापार करते समय साथियों मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय पर आधारित प्रणाली थी। व्यापार जो है दो तरीके से होता, स्थानीय भी होता था और समुद्री व्यापार भी, समुद्री रास्ते से भी करते थे। वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम जिन्हें कहते हैं, एक वस्तु आप लीजिएगा दूसरी दीजिएगा, इसके आधार पर होता था। विदेशों से चांदी ज्यादा मंगाई जाती थी और टिन मंगाया जाता था, यह थोड़ा ध्यान रखना आप। और यहाँ से और जो साथियों मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र से या बेबीलोनिया वाले क्षेत्र से यह भोग विलास की जो वस्तुएं, सुरई है, प्याले हैं, ऐसे मंगाया जाता। हमारे यहाँ से जैसे चित्रकारी मोर वगैरह ऐसे पक्षियों के चित्र थे वो भेजे जाते थे। और जो ये जो कपास से बने हुए सूती कपड़े के साक्ष्य जो मिले तो बताया जाता है कि कपड़े को भेजा जाता था। अब कितना भेजा जाता, वो व्यापार कितने मात्रा में होता है इसका कोई प्रमाण नहीं है। विदेशों से व्यापारिक संबंध जरूर थे, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यह दूसरी बात यह है साथियों कि व्यापार में सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो माप तोल से परिचित थे। माप तोल में दशमलव पद्धति से परिचित थे। 16 के अनुपात में बाट का प्रयोग करते थे। 16 का अनुपात कैसे, 16, 32 इस प्रकार, 64, 48, 16 के अनुपात में बाट का प्रयोग करते थे। पैमानों से भी, माप तोल के पैमानों से परिचित थे। क्यों भाई, क्यों, ध्यान रखना, स्केल मिला साथियों, माप तोल के लिए नापने के लिए स्केल मिला है। तो आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, एक एक बात को नोट करते चलना दोस्तों। एक निश्चित सीमाओं में जब बंधकर वीडियो तैयार करते हैं तो इसमें हर जानकारी अवेलेबल नहीं हो पाती है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा फर्क है, तो आप ध्यान रखिएगा। स्केल मिला जिनमें 3 जगहों से मिला। कहां कहां से मिला साथियों, तो देखो हड़प्पा जो है, हड़प्पा नामक स्थल से कांसे का स्केल मिला।
कांसे का स्केल मिला। मोहनजोदड़ो से साथियों सीप का स्केल मिला, मोहनजोदड़ो से सीप का स्केल मिला, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से सीप का स्केल मिला। और लोथल से साथियों, लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला, हाथी दांत का स्केल मिला, ध्यान रखना, हाथी दांत का स्केल कहां से मिला, लोथल से मिला, जिनसे हमें यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है माप व पैमानों से संबंधित जानकारी रखते थे साथियों। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की। यह तो हुई साथियों व्यापार पर आधारित। बात करूं कृषि की तो देखो हमें दोस्तों मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में सबसे प्राचीन है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से ध्यान रखना सबसे प्राचीन लगभग 5-6 हजार वर्ष पुराने कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। हमें प्रमाण कृषि के प्रमाण मिलते हैं और पशुपालन के प्रमाण भी मिलते हैं। वैसे बालाथल उदयपुर से मिलता है प्रमाण कृषि से संबंधित, बागोर भीलवाड़ा से मिलता है, बागोर भीलवाड़ा से हमें पशुपालन के प्रमाण मिलता है, लंगनाज गुजरात से मिलता है। ऐसे जो है कृषि व इसके प्रमाण मिलते हैं। तो आपको बता देता हूं साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे देखो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती, ध्यान से सुनना भाइयों, सबसे प्राचीन प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में यह क्षेत्र है। वैसे साथियों बुर्ज होम अफगानिस्तान के आसपास का एक क्षेत्र है, बुर्ज होम, वहां से भी कृषि के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखिएगा। चलो अब थोड़ा ध्यान रखें, सिंधु सभ्यता के लोग जो है सबसे पहले विश्व में कपास की खेती की थी। कपास की खेती सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले की थी, जबकि गेहूं व जौ की खेती, गेहूं व जौ की खेती जो है साथियों यह किसने सबसे पहले की, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने की। ध्यान से सुन लेना एक एक बात को साथियों, मेसोपोटामिया वासियों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की थी, लेकिन कपास की खेती सिंधु सभ्यता के लोगों ने की। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, सबसे पहले गेहूं जौ की खेती किसने की, मेसोपोटामिया ने, लेकिन सिंधु सभ्यता में सबसे मुख्य जो फसल थी वो गेहूं और जौ ही थी साथियों, गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं बाजरे से परिचित थे, ध्यान से सुनना एक एक बात, बाजरे से परिचित थे, बाजरे की खेती किया करते। बाजरे के प्रमाण कहां से मिले हैं, सौराष्ट्र गुजरात से मिले हैं, ध्यान से सुनना, बाजरे की खेती से परिचित थे साथियों, सौराष्ट्र गुजरात से प्रमाण मिला है। चावल की खेती से परिचित थे, चावल की, चावल के लिए ध्यान रखना सबसे पहले तो कोलडीवा आप याद रखेगा, कोलडीवा याद रखें। फिर रंगपुर, रंगपुर से चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं, लोथल से प्रमाण मिले हैं चावल के दानों के, तो इसका मतलब वो वहां से भी परिचित थे साथियों। बताया जाता है इनसे परिचित है। गेहूं और जो मुख्य फसल थी, सरसों चन्ना, कालीबंगा से प्रमाण मिला सरसों व चन्ने का एक साथ में उगाने का। तो सरसों चन्ने का ध्यान रखना दोस्तों, सरसों चन्ना की फसल भी उगाते थे, सरसों और चन्ना जो है ये फसल भी उगाते थे, इसके कालीबंगा से प्रमाण मिलता है एक साथ में उगाने का। इसी प्रकार साथियों बताया जाता है कि रागी की फसल से भी परिचित थे। इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता में गन्ने की खेती के प्रमाण नहीं मिलते, गन्ने की खेती का प्रमाण नहीं मिलता है साथियों। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अन्न भंडार प्राप्त हुए, इससे पता चल रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो अधिशेष मात्रा में जो अनाज बचा होगा इसका संग्रहण करने के लिए अन्न भंडार बनाए होंगे। अन्न भंडार 6-6 की जोड़ी में हड़प्पा से मिलता है, मोहनजोदड़ो से भी मिलता है भाइयों, तो यह बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बात करें तो सिंधु सभ्यता की लिपि देखो, सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या था, कृषि और व्यापार ही था। सिंधु सभ्यता में जो ये मुहरें थी साथियों, मुहरें या मोहरें जो वर्गाकार होती थी, चौकोर वर्गाकार होती थी, ध्यान रखना, कहीं पर आयताकार भी होती थी, बेलनाकार मोहरें मिली है, बेलनाकार, ये बेलना देखो, मूर और मोहर अलग अलग होती है साथियों। मूर तो सील को कहते हैं, मोहर जो है ये वस्तु विनिमय के लिए काम में ली जाती थी। तो ये आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार मिली है। बेलनाकार मोहरों से अपन कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से क्या रखते थे, संबंध रखते थे, मेसोपोटामिया से संबंध रखते थे, ये अपन बेलनाकार मोहरों के आधार पर कह सकते हैं। ध्यान रखना इन मोहरों पर साथियों क्या मिला है, लिपि यानी लेख मिले हैं, जिन पर ध्यान रखना अगर आगे बात करेंगे लिपि, तो ये लिपि यानी लेख मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सिंधु वासियों को लिखना आता था। लेकिन साथियों वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो आपको पूछ लेगा सबसे ज्यादा लिपि वाली मोहरें कहां से मिली, तो ध्यान रखना लिपि वाले जो मोहरें हैं, लिपि का मतलब मुहरों पर लेख मिलता था, तो लिपि वाली मोहरें सर्वाधिक मिली हड़प्पा से।
हड़प्पा से मिली। और साथियों ऐसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। याद रखना, एक एक भाइयों लिखावट पर ध्यान कम दे और आवाज पर ज्यादा ध्यान दे, नोट्स बनाए। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से। और साथियों अगर आपको पूछ ले कि सिंधु सभ्यता में लिपि वाली या लेख वाली मोहरें सर्वाधिक कहां से मिली, तो हड़प्पा से मिली। लिपि वाली मोहरों पर जो हड़प्पा से ज्यादा मोहरें मिली थी साथियों, उन पर क्या मिलता है, एक सींग वाले गेंडे का चिन्ह, एक सींग वाले गेंडे का चित्र जो है ज्यादा मिलता है हड़प्पा की मोहरों पर। जबकि कुबड़ वाले बैल, आपको पता है एक सींग वाला गेंडा तो इनका प्रिय पशु था। अब पशुपालन में अभी बात करेंगे। एक सींग वाला गेंडा सिंधु वासियों का प्रिय पशु था, जबकि ये जो कुबड़ वाला सांड है इनका पवित्र पशु था, ये इनकी पूजा करते थे। तो कुबड़ वाले सांड की प्रतिमा वाली मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से मिली। सर्वाधिक मोहरें भी यही से मिली। सिंधु सभ्यता में लगभग 2000 मोहरें मिली है साथियों, जिनमें से अकेले मोहनजोदड़ो में लगभग 1300-1400 मोहरें मिली है और 600 के लगभग यहां से मिली है जो लिपि वाली मोहरें हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखना भाइयों। चले अब देखो, सिंधु सभ्यता में पशुपालन की बात करूं तो देखना, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपालन किया करते। पशुपालन एक एक चीज को लिखते हुए चलिए भाइयों। सिंधु सभ्यता में पशुपालन होता था। पशुपालन में लगभग सभी जानवरों का पशुपालन किया जाता था। ध्यान रखना, बताया जाता है कि गाय देखो, गाय है, भैंस है, इन सभी जानवरों से वो परिचित थे। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट, गधे, इन सब से वो परिचित थे। हाथी व बाघ से भी थे। इंपॉर्टेंट बाघ ये ध्यान रखना दोस्तों, एक तो गाय, एक घोड़ा और एक गाय घोड़ा, ये जो है ना साथियों, गाय और घोड़ा जो है इनसे सिंधु सभ्यता के लोग परिचित तो थे, लेकिन बताया जाता है कि इनका पशुपालन नहीं किया जाता था। तो पशुपालन में यह ध्यान रखना, पशुपालन के रूप में इनका प्रयोग नहीं करते, इनसे परिचित तो थे। सिंधु सभ्यता के लोग साथियों हाथी व बाघ से भी परिचित थे, हाथी व बाघ से भी परिचित थे। एकमात्र अपवाद ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं साथियों, शेर के बारे में जानकारी नहीं थी उनको, शेर से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। यह बात आप जरूर ध्यान रखें भाइयों, शेर से परिचित नहीं थे। अब सिंधु सभ्यता के निवासियों का सबसे प्रिय पशु जो था, सिंधु वासियों का प्रिय पशु आपको पूछ ले तो एक सींग वाला गेंडा था। एक सींग वाला गेंडा था भाइयों, एक सींग वाला गेंडा। और आपको पूछ ले पवित्र पशु, सबसे पवित्र पशु जो था वो कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड जिसे मारवाड़ी में हुर्जी रोहान कहा करें, कुबड़। जब ये सांड जब चलता है तो यहाँ पर कमर के ऊपर दोस्तों ऐसी गोल सी छोटी टाइप होती है जो हिलती रहती है, वो सांड। तो कुबड़ वाला जो सांड है वो सिंधु सभ्यताओं वाले पवित्र पशु था, इनकी पूजा करते थे। तो यह तो आप ध्यान रखना, पशुपालन में शेर से परिचित नहीं थे साथियों। गाय और घोड़े का पशुपालन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है कि घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित थे साथियों, घोड़े से परिचित थे। कैसे थे मैं आपको बता रहा हूं। घोड़े के परिचय के 4 प्रमाण मिलते हैं। कहां कहां पर मिलते हैं सुनना भाइयों। सबसे पहले तो देखो, लोथल जो स्थान है भोगवा नदी पर गुजरात में है साथियों, लोथल। एक बात यहां पर याद रखना, लोथल को मोहनजोदड़ो की तरह डेड ऑफ मड, मृतकों का टिल्ला ही इसका अर्थ होता है। लोथल को छोटा मोहनजोदड़ो या छोटा हड़प्पा कहते हैं। इस स्थल से एक घोड़े की प्रतिमा मिली है, घोड़े की प्रतिमा मिली है भाइयों, वो ध्यान रखना। घोड़े की प्रतिमा यहां पर जो मैंने बता दिया, कल लास्ट वीडियो आएगा सिंधु सभ्यता का, जिनमें अपन महत्वपूर्ण स्थल खोज किसने की, किस नदी पर है, उन पर बात करेंगे। कल सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो साथियों घोड़े की प्रतिमा कहां से मिली, लोथल से मिली, जिसके आधार पर भी प्रमाणित करते हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से घोड़े की माटी की मूर्ति मिली है। ध्यान रखना, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, ध्यान से सुनना, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली भाइयों, यह ध्यान रखना। तो साथियों ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मकान थे सभी मकान ईंटों से बने थे, पत्थर का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। ईंटें 2 प्रकार की होती थी, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें। कच्ची ईंटें वो ईंटें जिनको धूप में सुखाते थे, और पक्की ईंटें वो ईंटें होती साथियों जिनमें अग्नि में पकाया जाता। अग्नि में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इसलिए साथियों ईंटें और मूर्तियां जो होती उनको पकाया जाता था अग्नि में, इसलिए टेराकोटा की मृण मूर्तियां कहते हैं, या पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा की ईंटें होती थी, तो ईंटों से बनता था, यह थोड़ा ध्यान रखना। सर्वप्रथम विश्व में व्यापार की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से ही मानी जाती है। भारत में भी साथियों यह भी आप थोड़ा ध्यान रखें, व्यापार की शुरुआत हड़प्पा से ही मानी जाती है। तो घोड़े की मिट्टी की जो मूर्ति मिली वो साथियों मोहनजोदड़ो से मिली।
अगर आपको मिट्टी का हल पूछ ले तो बनवाली हरियाणा से मिला है, वो अपन बाद में बात करेंगे, ये अब घोड़े के पहचान है। फिर साथियों सूरकोरड़ा, ये गुजरात का एक ऐसा स्थल है, मैंने कल आपको बताया था कि गुजरात में लगभग 60 से ज्यादा स्थल मिले हैं। सूरकोर से घोड़े की अस्थियां मिली है साथियों, घोड़े की अस्थियां मिली है, ध्यान रखना अस्थियां। और एक स्थल है साथियों राणा गुंडई, यह भी थोड़ा ध्यान रखना, राणा गुंडई एक ऐसा स्थल है जहां से घोड़े का जबड़ा मिला है। क्या मिला? घोड़े का जबड़ा मिला है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो साथियों, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। घोड़े का जबड़ा जो है राणा गुंडई से प्राप्त होता है। तो यह साक्ष्य बताते हैं कि घोड़े से परिचित वो थे लोग, शेर से परिचित नहीं थे, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पशु पालन के रूप में गाय घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे। चलिएगा अब दोस्तों आगे अपन बात करें तो लिपि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो लिपि कैसी, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक कैसे भाई लोगों? देखो जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये मान लो मोहर है, इस पर आपको ऐसा चिन्ह मिल जाए, ऐसा चिन्ह मिल जाए साथियों, तो आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि ये मछली का चिन्ह है। तो अपन भाव प्रदर्शित करते हैं, इस भाव के आधार पर लिपि का प्रयोग होता था, वर्ण बने हुए थे। तो थोड़ा ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की तो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, इसको पिक्टोग्राफिक कहते हैं, पिक्टोग्राफिक लिपि भी कहते हैं। इस एक इतिहासकार हुए साथियों बीबी लाल, ये वही लाल है जिनका नाम कालीबंगा से जुड़ा हुआ ब्रजवासी लाल। बीबी लाल ने वैज्ञानिक आधार पर इस लिपि को क्या नाम दिया? ब्रुष्टोफेदम कहा, ब्रुष्टोफेदम लिपि कहा। ध्यान रखना साथियों, ब्रुष्टोफेदम लिपि कहा था। हालांकि मेसोपोटामी वो सभ्यता की जो सीरिया वाली जो लिपि थी दोस्तों, वो क्यूनिफॉर्म लिपि, कीलाक्षर लिपि कहलाती थी, क्योंकि वो कील से या सरकंडे से लिखी जाती थी, इसलिए उसको क्यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं, कीलाक्षर। लेकिन ब्रुष्टोफेदम लिपि भाव चित्रात्मक है। कहीं पर इसको गोमूत्राकार लिपि भी कहा हुआ मिलता है, थोड़ा ध्यान रखें। यह लिपि दाईं ओर से शुरू होती थी, बाईं ओर चलती, बाईं ओर से वापस दाईं ओर ऐसे चलती थी। ठीक है ना साथियों, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। इस लिपि में मूल चिन्ह आपको पूछ ले तो 64 है भाइयों, मूल चिन्ह कितने हैं? 64 है। सामान्य रूप में वर्ण आपको पूछ ले तो 250 से लेकर 400 तक इसमें क्या है? वर्ण है भाइयों। बस अगर आप भाई की मेहनत पसंद कर रहे हो तो साथियों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है और इस भाई को पहचान दिलानी है, इतना जरूर सपोर्ट करें भाइयों। हरदम आपका ये भाई ऑनेस्टली रूप से वादा कर रहा है, आपका हरदम साथ है, आपके चिंता ना करें। चलिए 250 से 400 इसमें क्या है भाइयों? वर्ण है। सर्वाधिक वर्ण आपको पूछ ले तो मछली का चित्र मिलता है सर्वाधिक, एक तो यह ध्यान रखना, एक यू आकार का चिन्ह मिलता है सर्वाधिक इस पर लिपि में। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? तो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, इस लिपि को पढ़ने के लिए सबसे पहले कोशिश की साथियों एल.एस. वेडेल ने। किसने की? एल.एस. वेडेल ने की थी। एल.एस. वेडेल का आप नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लेना, एल.एस. वेडेल ने, कहीं पर आपको वेडेन लिखा मिलेगा। एल.एस. वेडेल ने सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की, प्रयास किया। उसके बाद में दोस्तों इरवातम महादेवन, इरवातम जिसको आई महादेवन कहते हैं, इरवातम महादेवन थे, महादेवन। उन्होंने जब अपना रिसर्च कार्य करे थे पीएचडी, तो इस लिपि को पढ़ने की और कोशिश की थी। फिर साथियों ध्यान रखना, एक तमिल भाषा में बदला इस लिपि को फादर रेवरेंड हैरिस ने, तमिल भाषा में बदला फादर रेवरेंड हैरिस ने, हाँ इन्होंने बदला, तमिल भाषा में बदला। और बताया जाता है कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, वो थे फादर रेवरेंड हैरिस साथियों। सामान्य रूप में इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि इस लिपि को हम जो है अभी तक पढ़ नहीं पाए भाइयों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब देखो सामाजिक पद्धति के रूप में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में एक ध्यान रखना, मिट्टी की मूर्ति, जो सामाजिक पद्धति बताई जाती है वो मातृसत्तात्मक मैट्रियार्की थी, मातृसत्तात्मक बताई जाती है, यानी जिसमें मां का नाम पहले चलता हो, वंश परंपरा मां के नाम से आधारित हो, उसे मातृसत्तात्मक मैट्रियार्की कहते हैं। सामान्य रूप में आप ऐसे समझना, आज हमारे जैसे मान लो ये जो पीढ़ियां हैं वो पिता के नाम से चलती है, अपने लड़का जो संतान होती है वो अपने नाम से पहले पिताजी का नाम लगता है, उस समय माताजी का नाम आगे चलता था। तो यह मातृसत्तात्मक परंपरा थी। किस आधार पर कह सकते हैं? तो मिट्टी की ज्यादातर मृण मूर्तियां मिली है वो मातृदेवी की है। किसकी है? मातृदेवी की है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं मिट्टी की मृण मूर्तियां, और मृण मूर्तियां मतलब टेराकोटा की मिट्टी की मूर्तियां मिली है। ये जो मूर्तियां बनाई जाती थी साथियों मिट्टी की, ध्यान से सुनना, एक एक चीज पर फोकस करना भाइयों। मिट्टी की ये मूर्तियां जो है किस पद्धति पर बनती थी? तो एक पद्धति थी चिकोटी पद्धति। क्या नाम था? चिकोटी पद्धति। एक एक चीज को लिखना, चिकोटी पद्धति पर बनती थी। चलिए अब देखो ये
वहां पर मातृसत्तात्मक थी। हिंदुस्तान के इतिहास में दोस्तों दक्षिणी भारत में एक वंश रहा है सातवान वंश। 30 ईसा पूर्व के आसपास सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। यह सातवान वंश हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र वंश है जो मातृसत्तात्मक समाज परंपरा थी। इसमें यहां पर भी शासक जो अपनी मां का नाम आगे लगा देते, जैसे आपने सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ऐसा आपने नाम सुना होगा। चलिए आज के समय में बात करूं तो दोस्तों केरल राज्य में एक समाज है जिसका नाम है नायर समाज। वो मातृसत्तात्मक पद्धति पर आधारित है। तो एक एक चीज को आप नोट करते हुए चले भाइयों। चलिए यह तो हुई मृण मूर्तियों वाली बात समाज परंपरा में। समाज में मैंने पहले ही बता दिया हूं, समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, 4 भागों में बंटा हुआ था। पद्धति उचित समतावादी थी, व्यापारी, योद्धा, विद्वान और श्रमिक 4 भागों में विभक्त था। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप आज के समय में आपको पूछ ले कि हमारा भारतीय समाज सिंधु सभ्यता की कौन सी देन स्वीकार कर रहा है, तो धर्म को ज्यादा स्वीकार कर रहा है। धर्म को ज्यादा स्वीकार कर रहा है। तो अपन देख लेते हैं धार्मिक रीति रिवाज में क्या था सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। देख लेते हैं भाइयों धार्मिक जीवन। पूरी कोशिश की है साथियों कि आपको जानकारी मिल जाए। अब जो है मैं केवल आपको कल लास्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको स्थल बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखो पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। और ये मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है 150 इंटू 50 फीट का था। इस स्नानागार के चारों ओर साथियों परकोटे ऐसे बने हुए थे। परकोटे क्या आप ऐसे समझो सीढ़ियां बनी हुई थी साथियों। इसमें जो सीढ़ियों पर बैठ करके ये इस पर ध्यान रखना डामर पिघलाकर डाला गया था ताकि ये जल रोधी बन जाए। और इस कुंड पर स्नान करते थे। साइड में यहाँ पर कुछ कमरे वगैरह ऐसे बने हुए थे ईंटों से, जिससे पता चलता कि ये कोई सार्वजनिक स्नानागार रहा होगा, जिसको ग्रेट बात कहते हैं दोस्तों, वैध स्नानागार। हमारे भारतीय इतिहासकार हुए दोस्तों सर जॉन मार्शल ने इसको कहा कि यह तो क्या है, विश्व का एक अद्भुत नमूना या अद्भुत निर्माण है। तो यह धार्मिक जीवन से संबंधित है, हम सार्वजनिक स्नानागार के रूप में बात कर सकते हैं। एक साथियों एक मूर्ति मिली है जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए एक योगी है। ध्यान रखना, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए एक योगी की मूर्ति मिली है। ध्यान से सुनना एक एक बात को साथियों। एक योगी की मूर्ति है जिसके नीचे ध्यान रखना 4 जानवर है। हाथी एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, ये मान लो योगी की मूर्ति है। इसके नीचे ध्यान रखना हाथी, बाघ, यह तो है दाईं ओर, यह तो दाईं ओर है, और भैंसा और गेंडा यह बाईं ओर में 4 जानवर है। इसके नीचे दोस्तों बताया जाता है 2 हिरण बने हुए हैं। 2 हिरण हैं। कहीं पर साथियों 1 हिरण और 1 12 लिखा हुआ मिल सकता है। 2 हिरण है ध्यान रखना। और एक 5 अक्षरों का एक लेख लिखा हुआ है साथियों इसके नीचे, ध्यान रखना यहां पर। तो हाथी बाघ दाईं ओर है और भैंसा गेंडा बाईं ओर है। 2 हिरण है। आपको पूछ ले इसके कुल कितने जानवर हैं, तो कुल जानवर 5 हैं, सॉरी कुल जानवर 6 हैं, लेकिन कितने प्रकार के हुए, तो 5। हाथी 1 बाघ 2 भैंसा गेंडा और हिरण 5 ही हुए, लेकिन 2 हिरण है तो कुल जानवर 6 हो गए। यह थोड़ा ध्यान रखना। जॉन मार्शल ने इसके दोस्तों सिर पर 3 सींग बताए जाते हैं, जो 3 और बताए जाते हैं कि मुद्रा किए 3 और मुख किए हुए बैठा है, इस प्रकार बताई जाती है। तो ध्यान रखना जॉन मार्शल ने इनको आद्य शिव की उपाधि दी। जॉन मार्शल ने क्या कहा कि यह तो आद्य पशुपति शिव है, ये आद्य शिव की उपाधि दी और इनकी पूजा का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार एक पुरोहित की योगी की मुद्रा मिलती है, मूर्ति मिलती है साथियों, जिनसे हमें पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना साथियों, ये कहीं पर भी सिंधु सभ्यता में पूजा स्थान या मंदिर नहीं मिला है। ध्यान रखना, आपकी ये इमेज बनानी है भाइयों, ये मंदिर तो नहीं, मंदिर जो है नहीं मिले थे कहीं पर भी, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। मात्र प्रकृति के उपासक ज्यादा थे, प्रकृति के उपासक थे ये सिंधु सभ्यता के लोग, प्रकृति की उपासक। कैसे दोस्तों देखो, सबसे पहले उर्वरा की देवी धरती माता की पूजा करते थे, उर्वरा की देवी कहकर इनको, ध्यान रखना धरती माता की पूजा करते थे, उर्वरा की देवी कहते इनको। वृक्ष में दोस्तों पीपल के वृक्ष की पूजा करते, पीपल के वृक्ष की पूजा करते, बत्तख की पूजा करते, ध्यान रखना बत्तख की। कहीं पर आपको बत्तख के साथ साथ कबूतर भी मिलेगा। और साथियों तो ध्यान रखना यह जो है बत्तख की पूजा के साथ नाग देवता की पूजा भी करते, जो लोथल से प्रमाण मिला है, नाग देवता की पूजा के प्रमाण लोथल से मिला है। बताया जाता है जल की पूजा भी
करते थे, जल की पूजा। दोस्तों हड़प्पा से ध्यान रखना, एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है, इससे पता चलता है कि स्वास्तिक चिन्ह की पूजा कर रहे होंगे। यह हड़प्पा से मिला है, ध्यान रखना साथियों। स्वास्तिक चिन्ह ऐसा होता है, ध्यान रखना, सीधा बना, कई बार उल्टा बना देते हैं लोग ऐसे, ये गलत है। स्वास्तिक चिन्ह ऐसा होता है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। तो इनकी पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये प्रकृति के उपासक थे। यहां पर कोई मंदिर वगैरह नहीं मिला साथियों। मातृदेवी की मूर्तियां मिली है, इसका मतलब है मातृदेवी की पूजा कर रहे होंगे या मातृ सतात्मक पद्धति रही होगी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। धर्म के क्षेत्र में आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ मतलब इतिहास को देन मानी जाती है। तो इतना आप साथियों जरूर ध्यान रखें। अब मैं देखो एक लास्ट आपको बता देता हूं, फिर आज अपन आज की आज ही खत्म कर देते हैं इसको। कल केवल अंतिम वीडियो में स्थल आएगा, इसका पतन कैसे हो गया। इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहते हैं विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ, कुछ लोग ऐसे बताते हैं। तो कौन बताते हैं ऐसे साथियों? जैसे विदेशी आक्रमण में आर्यों का आक्रमण बताया जाता है, आर्यों का आक्रमण। इसको बताने वाले जैसे पहले विद्वान है मार्टिमर वेइलर, मार्टिमर वेइलर है, गॉर्डन चाइल्ड है, डीडी कोसाम्बी है साथियों, डीडी कोसाम्बी है। पेन धोखा दे रहा है, अब डीडी कोसाम्बी है। ये विदेशी आक्रमण, आर्यों के आक्रमण में मार्टिमर वेइलर का नाम थोड़ा जरूर याद रखें भाइयों। ये तो है विदेशी आक्रमण के कारण। दूसरी अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई थी, बाढ़ के कारण भी नष्ट होने को बताते हैं साथियों। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो नगर से बताया जाता है कि 7 बार बाढ़ आने के कारण नष्ट हुआ था। तो ये बाढ़ के बताने वाले कौन है? ध्यान रखना दोस्तों, जैसे अर्नेस्ट मैके है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, अर्नेस्ट मैके है, माधव स्वरूप वत्स है, माधव स्वरूप वत्स है। और साथियों ये जिनमें अपन जॉन मार्शल है, एसआर राव है, जिन्हें रंगनाथ राव कहते हैं, एसआर राव है, एसआर राव ये पूरा नाम है, ध्यान रखना। यह कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी, बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। चलो अब दोस्तों मैं बात करूं तो ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं भूकंप के कारण नष्ट हो गई थी, भूकंप आ गया था। भूकंप के कारण कैसे नष्ट हुई है कौन बता रहा है? तो साथियों ये प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं राइक्स, क्या नाम है? राइक्स। राइक्स कह रहे हैं कि भूकंप आ गया था और भूकंप के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। प्रमाण दे रहे हैं कि कालीबंगा में क्या मिला था? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, इसके कारण बताया जाता है कि भूकंप के कारण यह नष्ट हो गई थी। चलो और कुछ लोग, दयाराम साहनी दोस्तों, वही हड़प्पा वाले दयाराम साहनी कह रहे हैं कि यहां पर क्या हो गया था? जल प्लावन हो गया। एक एक चीज को नोट कर लेना भाइयों। दयाराम साहनी कह रहा है कि बाढ़ आई थी तो जल प्लावन हो गया, चारों ओर जल प्लावन हो गया था, यह बात बताई जाती है, ध्यान रखना। इसी प्रकार साथियों कुछ लोग कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया था। पारिस्थितिकी असंतुलन जिनको जलवायु परिवर्तन कहते हैं, इनको बताने वाले साथियों कौन है? जॉर्ज एपडेल्स, जॉर्ज एपडेल्स है, एपडेल्स, पासेल है, रफीक मुगल है। ऐसे साथियों इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया था या जलवायु परिवर्तन हो गई थी। इसी प्रकार दोस्तों कुछ इतिहासकार हैं जिसमें बताते हैं, जैसे दिमित्रियेव कहते हैं, दिमित्रियेव की अदृश्य गाज हुई थी आकाश में, इससे ये नष्ट हो गई। अब कैसे दोस्तों माने वो आप पर निर्भर करता है। आपको और चाहे हम हो, हमें केवल पेपर क्लियर करना है, न तो हमें ये कोई पूछने वाला न आज और न कोई बाद में, बस पेपर तक अपने को याद रखना होगा। और भी कुछ जानकारी होगी साथियों, तो जब मैं आपको स्थल लिखवाऊंगा उन स्थलों में महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख दूंगा। बस इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों देखो, मैं आपको लगे हाथों बता दूं, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे शांति प्रिय थे, क्योंकि उनके पास में हथियारों का अभाव था, अस्त्र शस्त्र उनके पास में नहीं थे। कहीं पर एक सवाल आया था साथियों, यूपीपीएससी का था, उसमें पूछा था कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे? बिल्कुल नहीं थे भाइयों। क्यों नहीं थे? क्योंकि अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, वो शांति प्रिय थे। चलिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो आदर्शवादी थे, उपयोगितावादी थे, भौतिकवादी नहीं थे। इनको ज्यादा शौक नहीं था हर चीज का, मतलब ऐसे नहीं था, बहुत उपयोगी आदर्शवादी
साम्यवादी लोग थे, समझदार। समझ में आई बात आपको? चलिए, अगर मैं बात करूं तो सिंधु सभ्यता की जो मोहर मिली वो वर्गाकार है, आयताकार है, बेलनाकार भी है, लेकिन बेलनाकार विदेशी संबंध प्रकट करती है, तो इनके बारे में भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का जो विस्तृत क्षेत्र था वो सप्त सिंधु क्षेत्र में ही था, सप्त सिंधु क्षेत्र में ही था। यह थोड़ा ध्यान रखना, जो 3 देशों में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता में जो सिंचाई होती थी वो साथियों तालाबों से होती थी, नहरों से सिंचाई नहीं होती थी। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता में 2 स्थल अफगानिस्तान से मिला, तो मैं आपको आज क्लियर करवा देता हूं। एक है सोरतुगई और एक है भाइयों मुंडी गाक। यह मुंडी गाक एक व्यापारिक बस्ती थी और यहां से लोग व्यापार करते थे। अफगानिस्तान में है ये, आज के आज ही क्लियर कर लेना। व्यापारिक बस्ती थी, यहां से लोग व्यापार करते मेसोपोटामिया के साथ में। सोरतुगई पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है भाइयों जहां पर नहरों के प्रमाण मिलते हैं, एकमात्र स्थल है नहरों के प्रमाण मिलने वाला। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझिएगा इस चीज को। चलिए आगे बात करें साथियों, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थल है जिनमें अपन कल बात करेंगे। पाकिस्तान में मुख्य रूप से स्थल है मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जो हमारे सिंधु नदी के तट पर है, जिनमें अपन बात कर रहे हैं साथियों। जो देखो चनहुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, ये ऐसे स्थलों की अपन बात करेंगे। भारत के संदर्भ में गुजरात वाले स्थल है, इनकी भी अपन बात करेंगे। चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिलता है, बनवाली हरियाणा से मिट्टी का हल मिलता है। इन सभी के बारे में अपन कल बात करेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी साथियों, जितना छूटा हुआ है आपको एक वीडियो में अवेलेबल करवा दूं, और आप ईमानदारी के साथ में जो भी मेरा वीडियो देख रहा है एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट बनाकर पढ़े भाइयों। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना सपने को पूरा कीजिएगा, क्योंकि साथियों बुजुर्ग लोगों की वो कहानी याद जरूर करें कि जो फिरता है वो चरता है, बंधा हुआ भूखा रह जाता है। थैंक यू वेरी मच।